तो जैसे कि मैं बता रही थी कि दंत धावन हो गया, जीवन निर्लेखन हो गया, इनके भी हमारी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जब हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही पेशेंट को पता नहीं होती है और आगे चल के उसको कितनी कॉम्प्लिकेशन इसके तहत हो सकती है। ठीक है, मतलब एक अवेयरनेस नहीं है लोगों में इस चीज़ को लेकर के, और पेशेंट हमारे पास आता भी है तो भी हम उसे प्रॉपरली गाइड नहीं करते हैं। ठीक है, हम गाइड क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने संहिताओं का अध्ययन नहीं करा है, या फिर हम संहिताओं को उतनी प्रैक्टिकली पेशेंट को एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं, या फिर खुद भी नहीं समझते हैं उन्हें। तो आगे आगे हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर जीवन निर्लेखन के बाद इन्होंने क्या बताया है, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जिनको कि हमें धारण करना चाहिए। ठीक है, फिर तेल गंडुश के क्या गुण होते हैं, सिर में तेल लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं, कान में तेल डालने के क्या बेनिफिट्स हैं, अभ्यंग जो एक बहुत ही जिसको कि लोगों ने अब सिर्फ एक मसाज थेरेपी के नाम से वो कर दिया है, उस अभ्यंग के क्या लाभ हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं, पाद अभ्यंग के क्या बेनिफिट्स हैं, शरीर परिमार्जन यानी कि शरीर को अगर हम साफ़ सुथरा रखते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा स्नान के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि पेशेंट आजकल आता है और उसके स्नान करने का कोई प्रॉपर पैटर्न ही नहीं होता है। प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है से मेरा मतलब ये है, कोई लोग दिन में नहा रहे हैं, कोई लोग रात में नहा रहे हैं, कोई लोग खाना खाने के तुरंत बाद नहा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का भी एक प्रॉपर मैनर है। ठीक है, ये बताया गया है कि हमें कब स्नान करना है, कब हमें स्नान नहीं करना है। जैसा आपने देखा होगा कि ज्वर की जो स्टार्टिंग कंडीशन होती है उसमें हमें स्नान करने के लिए मना करा गया है, लेकिन होता क्या है, लोग ज्वर होता है उन्हें फिर भी वो स्नान कर रहे होते हैं, ज्वर उनका पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है। ठीक है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि पेशेंट अगर हमारे पास आता है अपनी कोई भी कंप्लेन ले करके, तो हमें उसकी ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी है कि उसके स्नान करने का क्रम ठीक है कि नहीं है, जीवा निर्लेखन वो डेली बेसिस पे करता है कि नहीं करता है, दातौन वो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, दातौन क्या, आजकल तो मोस्ट ऑफ द लोग ब्रश ही करते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट का ही यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पेशेंट को क्या करना है, गाइड करना है। ठीक है, कि अगर आप क्या करते हैं कि वीक में जैसे कि 7 डेज़ होते हैं, तो 7 डेज़ में आपको ब्रश करने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ब्रश के साथ साथ क्या कर सकते हैं, दातौन का भी यूज़ उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और दातौन में कुछ भी नहीं है, जो इजीली अवेलेबल आपको दातौन है उससे आप कर लीजिए, नीम की दातौन कर लीजिए, बबूल की कर लीजिए, अर्जुन की कर लीजिए। ठीक है, असन जो प्लांट होता है उसकी कर लीजिए। तो हम उन्हें इस तरीके से गाइड कर सकते हैं। फिर आता है निर्मल अंबर धारणस्य, मतलब कि जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने के क्या बेनिफिट्स हैं, गले में माला वगैरह धारण करने के क्या बेनिफिट्स हैं, रत्न वगैरह जो हम धारण करते हैं। आपने देखा होगा कि ज्योतिष शास्त्र को भी अब आयुर्वेद में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो वो आयुर्वेद में ऐसा सच कोई इंक्लूड नहीं करा है उसे, आयुर्वेद में रत्न वगैरह के बारे में ऑलरेडी पहले से ही है। जैसे चरक ने ही इसमें बता दिया है कि रत्न धारण करने के क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, पाद आदि पैर आदि को साफ़ रखने के क्या बेनिफिट्स हैं, बालों को साफ़ रखने की क्या मेथड होती है, पैरों पे चप्पल धारण करने के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, छत्र धारण के, जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में हम क्या करते हैं, छत्र धारण करके चलते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट हैं, दंड धारण के क्या बेनिफिट हैं। तो इस तरीके से मात्रा शीति अध्याय में हमें मात्रावत आहार के बारे में तो बताया ही बताया, गुरु लघु द्रव्यों के बारे में बताया, और स्वस्थ वृत्ति की दृष्टि से जो हमें डे टू डे लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए, उन उन चीज़ों के बारे में भी हमें इस मात्रा शीति अध्याय में आचार्यों ने बताया है, जिसमें कि अंजन हो गया, धूमपान हो गया, नश्य हो गया, गंडुश हो गया। ठीक है, से अभ्यंग हो गया, सिर में तेल लगाना हो गया, पादाभ्यंग हो गया, इन सब चीज़ के बारे में बताया हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं स्वस्थ चतुष्क का जो दूसरा अध्याय है, तस्य अशीतीय अध्याय। अब ये देखते हैं कि मात्रा शीति के बाद उन्होंने तस्य अशीति अध्याय ही क्यों दिया, क्यों नहीं उन्होंने पहले वो वाला चैप्टर दे दिया, नावेग धारणी दे दिया, क्यों उन्होंने पहले
तस्य अशीति दिया, तो उसके लिए हम देखेंगे इसकी टीका। तो क्या कह रहे हैं देखिए, मात्रा अशीतिये मात्रावत आहारस्य बल आदि हेतुत्वम प्रतिपादितम। क्या कह रहे हैं कि मात्राशीति अध्याय में हमने आपको ये बताया कि मात्रावत आहार क्या होता है, बल आदि में हेतु होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को क्या हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति बलवान है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है, तो उसके ऊपर वो उसका हेतु जो होता है वो क्या होता है, मात्रावत आहार होता है। ठीक है, जैसे पेशेंट आपके पास आएगा, कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, थका थका सा रहता है, तो आपको क्या देखना है कि वो अपनी अग्नि के अकॉर्डिंग आहार का सेवन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों आपको ये चीज़ क्यों देखनी है, क्योंकि आपको संहिताकारों ने क्या बताया है, मात्रावत आहारस्य बल आदि हेतुत्वम, यानी कि मात्रावत आहार ही हमारे शरीर के बल का कारण है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी है मात्राशीति अध्याय में, लेकिन ये जो मात्रावत आहार है ये क्या करता है, तच्च ऋतु सातम्य अपेक्ष कृतस्य आहारस्य भवति। यानी कि ये जो मात्रावत आहार है ये क्या करता है, ऋतु की अपेक्षा करता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा पहले ऋतुचर्या, हमें क्या बोला जाता है कि हेमंत ऋतु में अग्नि बहुत अच्छी होती है, इसीलिए आपको गुरु द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में अग्नि क्या होती है, मंद हो जाती है, तो हमें थोड़े पचने में हल्के भोजन लेने चाहिए। ठीक है, बसंत ऋतु में हमें ज़्यादा पकवान वगैरह नहीं खाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें, हमारा जो फूड है वो क्या है, एक तो हमारे बल का हेतु है, यानी कि हमारे शरीर में कमज़ोरी हो रही है, ताकत हो रही है, उसका हेतु जो है हमारा मात्रावत आहार ही है। लेकिन ये आहार जो है ऋतु की अपेक्षा रखता है, इसीलिए हमने क्या करा है, मात्रा अशीति अध्याय के बाद तस्य अशीति अध्याय का वर्णन हमने करा हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये तस्य अशीति अध्याय में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इन द सेंस कि इसमें कौन कौन सी बताया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, ऋतु सातम्य विदिते फलम, यानी कि ऋतु के अकॉर्डिंग आहार लेने के क्या बेनिफिट्स हैं वो बताया है। आदान काल में दुर्बल बल होता है, विसर्ग काल में बल बढ़ता है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। फिर इनकी वृद्धि ह्रास का क्या क्रम रहता है वो बताया है। हेमंत ऋतुचर्या, शिशिर ऋतुचर्या, इनमें हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए वो बताया है। ठीक है, इसके अलावा सातम्य का वर्णन किया गया है। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि तस्य अशीति अध्याय में एक तो हमें ऋतुचर्या के बारे में पता चलता है, दूसरा सातम्य का कॉन्सेप्ट हमें पता चलता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि बहुत बार हम देखते हैं पेशेंट को ये चीज़ सातम्य है, असातम्य है, हम प्रैक्टिस में भी यूज़ करते हैं। तो ये सातम्य क्या है, इसका वर्णन आपको मिलेगा तस्य अशीति अध्याय में। ठीक है, तो अभी के लिए आज की क्लास अपनी यहीं पे ही रोकेंगे। अगर किसी की कोई